एवरीवन, वेलकम टू जेनेक। तो एक और क्वेश्चन लिया और ये वाला जो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए लिया है। क्या आजकल गेट में बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, और बहुत लोगों को पता नहीं कैसे इसको डील करना। डील कर देते हैं लेकिन समझाना थोड़ा सा टफ चीज है। इसको डील करके इतना सिंप्लीफाई तरीके से आंसर निकालेंगे, और एसी के केस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस लेक्चर के बाद हो सकता है मैं गेट में एक आया हुआ क्वेश्चन उठाऊं आपका, और इस बीटा इज वेरी वेरी हाई से रिलेटेड वो शायद क्वेश्चन आया हुआ है, उसको सॉल्व करके भी दिखा दूं बेटा, है ना। तो पहले इस क्वेश्चन में उसको करना सीख लेते हैं। तो पहले आप बेसिक क्वेश्चन में करना सीख जाओगे, फिर गेट के क्वेश्चन आपको बहुत टफ नहीं लगेंगे। Once you done with the modeling, then apply the network theory accordingly, you will get the answer of every question asked in GATE exam, है ना। बहुत टफ आ गया तो अलग बात है, हो सकता है वो मैं भी पहले अटेम्प्ट में ना सॉल्व करूं, मुझे भी टाइम लगे, तो ऐसा सबके साथ होता है ना। लेकिन मैक्सिमम चीजें मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा कि आप अप्रोच कैसे करना है, कैसे सोचना है, चीजों को कैसे लेना चाहिए, कौन सी चीजें आपको याद रखनी ताकि सीधे सीधे डायरेक्टली आप आंसर लिख पाओ। तो प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत क्वेश्चन में पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो अब पहले डीसी मॉडल पहले बनाते हैं। डीसी मॉडल से डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट निकालेंगे। उस ऑपरेटिंग पॉइंट पे हम फिर निकालेंगे क्या, पैरामीटर्स ऑफ द एसी मॉडल। देन वी ड्रॉ द एसी मॉडल, देन अकॉर्डिंगली फाइंड दिस आर आई, दिस आर नॉट डैश जो भी है, एंड दिस वोल्टेज गेन एवी, है ना, गिवन वोल्टेज गेन एवी, ठीक है। और बीटा इज वेरी वेरी हाई, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे रिलेटेड एक गेट का क्वेश्चन लेंगे मे बी नेक्स्ट लेक्चर में भाई साहब, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन जो 30-35 मिनट का डिस्कशन है उसको ध्यान से किया करो, और बहुत यूजफुल एनालिसिस आपकी होगी, या आप बहुत कुछ सीखने वाले हो यहाँ पे, है ना। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले क्या करते हैं, डीसी मॉडल ड्रॉ करते हैं। तो दोनों कैपेसिटर्स को हमने क्या कर दिया भाई साहब, ओपन कर दिया। दोनों कैपेसिटर्स को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है। अब जैसे कैपेसिटर ओपन हो गया डीसी के लिए, ये जो लेफ्ट हाफ में कनेक्टेड है वो डिस्कनेक्ट हो गया, ये राइट हाफ में जो कनेक्टेड है डिस्कनेक्ट हो गया, और इस कैपेसिटर को ओपन कर दिया तो ये भी वाला पाथ डिस्कनेक्ट हो गया। तो यही चीज बची, और इसमें केवल डीसी सोर्सेज हैं और क्या है, रेजिस्टेंसेज हैं। अगर इस बची हुई सर्किट में कोई एसी सोर्स होता तो उसको हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या कर देते भाई साहब, रिप्लेस कर देते, ठीक है ना। तो डीसी मॉडल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बच गया, इस डीसी मॉडल की एनालिसिस मैंने वहां पे करा रखी है, जाके देखना। किसमें, जो मैंने क्रैश कोर्स में ईडीसी में बीजेटी की डीसी एनालिसिस पढ़ाई है, तो वो आपको आना चाहिए बेटा। मैं वो यहाँ पे एनालॉग आपको सिखा रहा हूं। ये देखो पाथ सीबी ओपन होने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये जो आरई रेजिस्टेंस है इमिटर में लगा हुआ, जो फीडबैक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, वो इंटैक्ट है इन केस ऑफ व्हाट, डीसी मॉडल। और ये डीसी पॉइंट को इसीलिए निगेटिव फीडबैक क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। निगेटिव फीडबैक हमेशा स्टेबलाइज करता है, बस इसकी एक ही कमी है, गेन को कम करना, बस, है ना। तो निगेटिव फीडबैक इज इंटैक्ट इन डीसी मॉडल एंड दस स्टेबलाइज द डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट, बट ड्यू टू बाईपास कैपेसिटर इट विल बी बाईपास इन केस ऑफ एसी मॉडल, दस will not reduce the AC gain, है ना। क्योंकि AC मॉडल में ये RE प्रेजेंट नहीं होगा, इस बाईपास कैपेसिटर की वजह से RE, ये बाईपास कैपेसिटर पैरेलल में जीरो रेजिस्टेंस क्रिएट करके नेट रेजिस्टेंस इमिटर और ग्राउंड के बीच में जीरो कर देगा। तो इमिटर और ग्राउंड के बीच में फीडबैक रेजिस्टेंस RE नहीं मौजूद होगा, तो उसकी वजह से गेन रिड्यूस नहीं होगा, ये बता चुका हूं, ठीक है। ये 2 किलो, दिस इज 1.5 किलो, ठीक है। वैल्यूज मैं भैया अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लेता हूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है तो वैल्यूज मैं उसी हिसाब से लेता हूं। एग्जाम में वैल्यूज आपको गिवन हो सकती हैं कुछ और तरीके से, है ना। 470 किलो ओम है ये, दिस इज नथिंग बट R2, दिस इज नथिंग बट R1, दिस इज नथिंग बट दिस इज 530 किलो। इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको। तो ये बच गया डीसी मॉडल। इस कैपेसिटर ओपन होने से ये पूरा लेफ्ट हाफ डिस्कनेक्ट हो गया, राइट हाफ पूरा डिस्कनेक्ट हो गया ड्यू टू ओपनिंग ऑफ दिस कपलिंग कैपेसिटर, एंड ड्यू टू ओपन सर्किट ऑफ सीबी दिस पाथ इज डिस्कनेक्टेड, ये सर्किट बच गई, ठीक है ना। अब इसमें गिवन है कि दिस बीटा इज वेरी वेरी हाई, ऑब्वियसली दिस ट्रांजिस्टर is used as an amplifier, that means this will definitely be in active region, and active region में इसका एक ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट। उसी डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट की हेल्प की वजह से एसी मॉडल के पैरामीटर्स निकालेंगे और एसी एनालिसिस करके वोल्टेज गेन, करंट गेन निकालेंगे। तो उसे इसमें मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है एम्पलीफायर के क्वेश्चन में, ये ऑन होगा और एक्टिव रीजन में होगा, ये मैं मान सकता हूं, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, कोई बात ज्यादा दिक्कत की नहीं है। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से सारी चीजों को करते हैं। अब देखो डीसी एनालिसिस करना है, जैसे बीटा हाई देता है, बीटा हाई का क्या मतलब होता है मैंने डीसी एनालिसिस में सिखाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ बीटा इज वेरी वेरी हाई,
इफ बीटा इज वेरी वेरी हाई, मैं मान लेता हूं टेंडिंग टू इंफिनिटी आइडियल में, तो जो करंट IB होती है दैट टेंड्स टू 0 एंड दैट करंट एंड दिस बीटा will be equal to IC upon IB। IC की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो जाती, IC एक फाइनाइट करंट होगी, कलेक्टर करंट, बट अगर बीटा बहुत हाई है तो जो बेस करंट IB है दैट विल टेंड टू 0, मतलब ये है तो करंट लेकिन बहुत ही निग्लिजिबल है, ऐसा नहीं कि बेस करंट एग्जैक्टली 0 है, ये कभी मत मान लेना। दिस बेस करंट IB इज टेंडिंग टू 0, एग्जैक्ट 0 नहीं है, थोड़ी सी करंट होगी, बहुत निग्लिजिबल है ना। और IC करंट एक फाइनाइट अच्छी खासी वैल्यू होगी, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, ये IB होगी पिको एम्पियर में या उससे भी कम, 0.00001 पता नहीं कितने 10⁻12 ऑर्डर की करंट है, बहुत ही स्मॉल करंट, निग्लिजिबल करंट, टेंडिंग टू 0 करंट। तो ये बीटा क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट वैल्यू अपॉन टेंडिंग टू 0 क्या होता है, इनफाइनाइट, है ना। या इस तरह से आप ले सकते हो IC बीटा इज टेंडिंग टू इंफिनिटी है एंड IB इज टेंडिंग टू 0, तो क्या होगा, टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटू टेंडिंग टू 0 फाइनाइट आता है, क्योंकि टेंडिंग टू 0 को 1 अपॉन टेंडिंग टू इंफिनिटी लिख सकते हो, तो इंफिनिटी अपॉन टेंडिंग टू इंफिनिटी अपॉन टेंडिंग टू इंफिनिटी आप एल हॉस्पिटल रूल से कह सकते हो कि इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। वैसे भी ऐसा नहीं कि IC इनफाइनाइट हो जाएगा, बीटा हाई होने का सिंपल सा मतलब है दिस बेस करंट इज टेंडिंग टू 0, और वो स्मॉल, बहुत ही स्मॉल वैल्यू ऑफ बेस करंट की वजह से भी आप एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ IC करंट जनरेट कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस बीटा वेरी वेरी हाई, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है लेकिन उसमें बहुत हाई वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आप इस स्मॉल करंट से भी, स्मॉल निग्लिजिबल करंट के रिस्पेक्ट में भी बीटा बहुत हाई अगर है तो ये मल्टीप्लिकेशन एक अच्छी खासी फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, है ना। तो IC तो फाइनाइट होगा जब भी बीटा बहुत बहुत हाई है, तो इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्या आता है, IB टेंड्स टू 0, IC विल बी अ फाइनाइट वैल्यू, बीटा तो वेरी वेरी हाई है ही, और साथ में क्या हो जाएगा, अगर IB अगर टेंड्स टू 0 कर गया, I इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, IC प्लस IB, दिस विल टेंड टू, एग्जैक्टली नहीं, दिस विल टेंड टू IC, तो I और IC अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि IB बहुत ही निग्लिजिबल है, बहुत ही स्मॉल है। तो जब भी बीटा बहुत हाई का केस दिया जाए तो पहली चीज IB टेंड्स टू 0, आप IB को 0 मान सकते हो, एक्चुअल में 0 नहीं है, वो निग्लिजिबल है, बहुत स्मॉल है, 0 को बस टेंड कर रहा है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये ध्यान रखना। और I को अप्रोक्सीमेटली IC के बराबर मान सकते हो, इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से इसी का हम यूज करेंगे, ये IB क्या जा रही है, 0, यहीं से तो करंट IB है 0। अब देखो यहां से कोई करंट आई, मान लो I, यहां करंट 0 गई तो सारी करंट आई यहां से फ्लो हो गई कि नहीं, तो ये रेजिस्टेंस R1 और R2 किसमें कनेक्टेड हैं, these two resistances are connected in what, these two resistances are connected in what, they are connected in series, they are connected in क्या, सीरीज, ये दोनों किसमें कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। और इस तरह के क्वेश्चन में मैंने DC ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका आपको वहां सिखा रखा है, वही तरीका मैं यूज करने जा रहा हूं। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में नेट करंट I कितना फ्लो होगी, यहां से यहां तक, यहां से I करंट कितनी फ्लो होगी, लिख लेता हूं, I विल बी इक्वल टू दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज अपॉन टोटल, सीरीज में रेजिस्टेंस कितने हो गए, R1 प्लस R2, 10 माइनस 0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 530 प्लस 470, दैट इज नथिंग बट 1000 किलो ओम। तो यहां से आ गया कितना, अगर यहां से देखोगे तो ये आ गया 0.01 मिली एम्पियर की करंट आ गई I, है ना। अगर तो अब देखो मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको कराए हैं डीसी एनालिसिस में, देखना अब मेरा टारगेट है इस वोल्टेज को फाइंड आउट करना, हमेशा इस वोल्टेज को फाइंड आउट करना। अब देखो इस रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस प्लस माइनस इस साइन के साथ वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि इस R2 के क्रॉस एक करंट I फ्लो हो रही है विद दिस एंड, फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, तो ये एंड प्लस होगा, ये एंड माइनस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर करंट I इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो इस करंट I के रिस्पेक्ट में ये एंड प्लस होगा और ये एंड माइनस, और ये प्लस माइनस वोल्टेज कितना होगा, किसी रेजिस्टेंस R से अगर करंट I फ्लो हो रही है तो उसके क्रॉस प्लस माइनस वोल्टेज कितना जनरेट होता है, I इंटू R, किस पोलैरिटी के साथ, प्लस इंटू उस साइड होगा जिधर से करंट माइनस की तरफ फ्लो हो रही है ना। तो I इंटू R कितना होगा, 470 इंटू 0.01 करोगे तो ये आएगा प्लस माइनस 4.7 वोल्ट।
अब देखो एक 4.7 वोल्ट की बैटरी है विद दिस इंड प्लस एंड दिस इंड माइनस, और इस 4.7 वोल्ट की बैटरी का माइनस इंड कहां से कनेक्टेड है? ग्राउंड से। अगर ध्यान से देखोगे 4.7 वोल्ट की बैटरी है प्लस माइनस, ये आर के क्रॉस जो वोल्टेज है ये प्लस माइनस 4.7 वोल्ट की बैटरी है जिसका माइनस इंड कनेक्टेड है ग्राउंड से, तो प्लस इंड हमेशा बढ़ जाता है कितने अमाउंट से? जितने वोल्ट की बैटरी है विद रिस्पेक्ट टू माइनस इंड, और माइनस इंड 0 है, प्लस इंड बढ़ेगा 4.7 से माइनस इंड के रिस्पेक्ट में, तो 0 प्लस 4.7 इस इंड का प्लस इंड मतलब ये इंड, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 4.7 वोल्ट। हमेशा मैंने जब भी बीजेटी की डीसी एनालिसिस करी आपको हमेशा सिखाया है, कभी भी किसी बैटरी, कोई बैटरी है कितने वोल्ट की बैटरी वो आपको पता है, और अगर उसके एक इंड का पोटेंशियल पता है तो दूसरे इंड का जरूर लिख लिया करो, उससे आपको बहुत हेल्प होगी कैलकुलेशन डायरेक्टली करने में। मैं लूप घूमने में ज्यादा विश्वास हमेशा नहीं रखता हूं जब तक कि जरूरत ना पड़े। अब देखो ऑब्वियसली ये ऑन है और एक्टिव रीजन में है, मैंने मान लिया है क्योंकि ये एम्पलीफायर का क्वेश्चन, मुझे कुछ क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं। और अगर ये ऑन है और एक्टिव रीजन में है तो जो पीएन जंक्शन है बेस इमिटर पे वो एक वीबी एक्टिव वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा विद प्लस इंड ऑन पी साइड एंड माइनस इंड ऑन एन साइड। तो जो ये इमिटर होता है वो एन होता है एनपीएन में, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्टेड करंट आपने दिखाया है, तो एनपीएन में ई होता है एन और पी होता है बेस। तो ये बेस इमिटर जंक्शन वीबी एक्टिव वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस होगा, वीबी एक्टिव वोल्ट कितना 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस होगा विद प्लस इंड ऑन पी साइड दैट इज बी साइड एंड माइनस इंड ऑन एन साइड दैट इज ई साइड, ये तो प्लस माइनस 0.7। अब ध्यान से देखो ये एक प्लस माइनस 0.7 वोल्ट की बैटरी है जिसका ये इंड का पोटेंशियल कितना है? यही इंड का तो निकाले हो 4.7, इसके प्लस इंड का पोटेंशियल 4.7 है, तो माइनस इंड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं कि नहीं? माइनस इंड का पोटेंशियल प्लस इंड के रिस्पेक्ट में घट जाता है, कितने अमाउंट से घट जाता है? जितने वोल्ट की बैटरी होती है, तो प्लस इंड का पोटेंशियल 4.7 है तो माइनस इंड का घट जाएगा 4.7 के रिस्पेक्ट में कितने अमाउंट से? 0.7 से, तो प्लस इंड 4.7 उसके रिस्पेक्ट में घटा कितने अमाउंट से? 0.7 से, तो 4.7 माइनस 0.7 माइनस इंड का पोटेंशियल, जैसे इस इंड का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 4.7 माइनस 0.7 कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट आ जाएगा, है ना। अब देखो ई इंड का पोटेंशियल क्या है? यहां से देखो करंट जो आएगी वही तो आई ई है, और यहां से जो करंट आएगी वही तो क्या है? कलेक्टर से आईसी। यहां से जो करंट आई आई, यही तो इसके क्रॉस फ्लो हो रही है, इसके क्रॉस जो करंट है वही क्या है? आई। अब देखो ये एक रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो ये करंट आई मैं लिख सकता हूं कि नहीं? रेजिस्टेंस के क्रॉस इस इंड का पोटेंशियल मुझे पता है 4 माइनस दूसरे इंड का पोटेंशियल पता है 0/2 किलो ओम, तो यहां से मुझे पता चल गया आई की वैल्यू कितनी है? 2 मिली एम्पियर है कि पता चल गया कि नहीं? क्योंकि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट थी वही है आई, और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट में निकाल सकता हूं, किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट निकालना है तो क्या? V प्लस माइनस V माइनस अपॉन दिस रेजिस्टेंस। तो करंट अगर यहां से यहां फ्लो हो रही तो यही V प्लस है। करंट के रिस्पेक्ट में V प्लस और V माइनस इंड होते हैं रेजिस्टेंस में। अगर ये I करंट की डायरेक्शन है तो इसके लिए ये V प्लस है और ये V माइनस है, तो V प्लस माइनस V माइनस, V प्लस इज 4, V माइनस इज 0/2, दिस इज 2 मिली एम्पियर। तो ये आ गया, और बीटा इज वेरी वेरी हाई दैट सजेस्टेड दैट आईसी इज आल्सो कम्स आउट टू बी 2 मिली एम्पियर। तो देख लो बीटा बहुत हाई है, आईसी 2 मिली एम्पियर, और आईबी कितना हो जाएगा? बीटा वेरी हाई मतलब टेंडिंग टू इंफिनिटी, 2/10 टू इंफिनिटी क्या आ जाएगा? 0, टेंडिंग टू 0, एग्जैक्ट 0 नहीं, टेंडिंग टू 0, है ना। तो आईसी इज कम्स आउट टू बी 2 मिली एम्पियर, इसमें आ गया ऑपरेटिंग पॉइंट। और अगर ऑपरेटिंग पॉइंट आ गया तो ये सारी चीजें आप समझ गए। बीटा अगर बहुत हाई है तो IB टेंड्स टू 0 एंड IC टेंड्स टू I। I और IC आपस में बराबर होने लगते हैं, IC इंफिनिटी नहीं होने लगता, IC विल बी फाइनाइट, I विल बी फाइनाइट, IC एंड I इक्वल होने लगेंगे, IB टेंड करने लगेगा 0 को, एंड अगर बीटा बहुत हाई है, ये ध्यान रखना, है ना। तो ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर बेटा होनी चाहिए। अब देखो यहां ध्यान से IC और आ गया और IB टेंड्स टू 0 है, ठीक है, IB टेंड्स टू 0, तो हम R पाई पहले निकाल लेते हैं। R पाई नथिंग बट बीटा VT अपॉन क्या? IC, IC को VT अपॉन क्या कहते हैं? IB। अब देखो VT तो फाइनाइट वैल्यू है, कितना वोल्ट में लिखेंगे? 0.025 वोल्ट, 25 मिली वोल्ट को 0.025 वोल्ट, और IB क्या कर रहा है? टेंड कर रहा है 0 को, तो ये टेंड कहां करेगा? इनफाइनाइट को। यहां से भी देख लो VT फाइनाइट है 0.025, IC आपका क्या है? फाइनाइट है 2 मिली एम्पियर, और बीटा क्या है? टेंडिंग टू इनफाइनाइट, वेरी हाई का मतलब टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो वेरी हाई या टेंडिंग टू इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय फाइनाइट, फाइनाइट इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या आता है? इन्फिनिटी आता है, तो R पाई क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। GM निकाल लेते हैं, GM क्या इन्फिनिटी आएगा क्या? ध्यान से देखना, GM इन्फिनिटी आएगा क्या? नहीं भैया, GM होता है IC अपॉन नथिंग बट VT। IC की वैल्यू कितनी है? करंट को मिली एम्पियर में लेंगे 2 मिली एम्पियर, VT की वैल्यू कितनी है?
0.025 वोल्ट में लेंगे तो ये आएगा बेटा 2000 है ना अपॉन 25, तो ये आएगा 80 मिली एम्पियर पर वोल्ट, 80 मिली एम्पियर पर वोल्ट आ गया। ये आपके एसी पैरामीटर के, जो एसी मॉडल के दोनों पैरामीटर्स आ गए है ना। अब एसी मॉडल बनाते हैं और एसी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और सारे गेन्स और सारे इनपुट रेजिस्टेंस और सारे आउटपुट रेजिस्टेंस निकालते हैं। फिर इस लेक्चर को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में गेट का क्वेश्चन लेंगे इसी बीटा हाई वैल्यू का यूज करने के लिए, ठीक है ना। तो ये कैसे डील करते हैं डीसी एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। जब भी बीटा बहुत हाई है आईबी 0 तो ये दोनों सीरीज में आ गए तो इस नोड का पोटेंशियल निकालो हमेशा, इस नोड का पोटेंशियल, और ये प्लस माइनस अगर 0.7 है तो इससे यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, तो यहाँ से आई करंट आ जाएगी और आई आईसी के बराबर होगी। इसी तरह से वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में जब बीटा बहुत हाई हो तो कैलकुलेशन करते थे करंट का। तो ये सब आपको सीखना आना पड़ेगा है ना। तो ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो ये सारी चीजें मैं करता हूं बंद है ना, ये सारी चीजें अब करता हूं क्लोज। अब देखो क्या हो गया, इन दोनों की वैल्यू लिख लेता हूं, एक 80 है एक टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ठीक है ना। इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं फिर करते हैं। 80 एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो एक आर पाई आ गया बेटा टेंड्स टू इंफिनिटी दैट इज ओपन सर्किट, और जीएम आ गया फाइनाइट वैल्यू 80 मिली एम्पियर पर वोल्ट, ठीक है। अब सारी चीजें निकालेंगे है ना। अब देखो क्या होगा, एसी मॉडल में ऑल द कैपेसिटर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट दैट इज शॉर्ट सर्किट, this is short circuit that is short circuit है ना, this is short circuit, this is short circuit, and all the DC sources will be replaced by their internal resistances। तो 10 वोल्ट एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 दैट इज ग्राउंड से रिप्लेस हो जाएगा सिंपली, ग्राउंड से क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा सिंपली। ये आपका मॉडल आ गया। तो हम पहले इमिटर कलेक्टर और बेस इंड आइडेंटिफाई करते हैं, उनका नेटवर्क इक्विवेलेंट मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल में सबको फीड करते हैं, फिर सारे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से, ये जहां से करंट बाहर जा रही है वो सिग्निफाई करती है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर, और जहां से करंट बाहर है वही हो गया आपका इमिटर। ये इमिटर इंड है, उसके अपोजिट वाला कलेक्टर, और जो बचा ये तीसरा वाला बेस। इन तीनों टर्मिनल का हम इक्विवेलेंट मॉडल बनाना जानते हैं, पहले वो बनाते हैं। क्या होता है बताओ ध्यान से, थोड़ा जगह लेके बनाते हैं। क्या होता है, आर पाई कनेक्ट होता है बिटवीन इमिटर एंड क्या, बिटवीन इमिटर टर्मिनल एंड बेस टर्मिनल देयर इज कनेक्टेड वन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड दैट इज नथिंग बट आर पाई, और आर पाई की वैल्यू क्या है इंफिनिटी दैट इज ओपन सर्किट है ना। यहां कनेक्ट होता है एक क्या जीएम वी पाई, यहां क्या कनेक्ट होता है जीएम वी पाई कनेक्ट होता है कलेक्टर इन पे है ना। तो यहां से आईवी करंट, ऑब्वियसली ये ओपन सर्किट है तो बीटा बहुत अगर हाई है तो ऑब्वियसली बेस करंट क्या होती है टेंडिंग टू 0, और जो आईसी करंट है वही आई करंट के अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है, वो यही सिग्निफाई कर रहा है ना। यहां से जो करंट है ऑब्वियसली आईबी है, दैट करंट विल बी 0 क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ठीक है। ये हो गया बेस इमिटर और कलेक्टर का क्या, बेस इमिटर कलेक्टर टर्मिनल का आपने बना दिया इक्विवेलेंट। अब बाकी चीजों को फीड कर दो, फिर सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक 1.5 किलो ओम कनेक्टेड है, कनेक्ट कर देते हैं। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक 1.5 किलो ओम कनेक्ट है, कनेक्ट कर दिया। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक 6 किलो ओम कनेक्ट है, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में क्या कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड एज 6 किलो ओम, इसको कनेक्ट कर देते हैं। और यहीं से आप ले रहे हो V0 एंड दिस V0 विल बी ऑब्वियसली कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लस एंड रेफरेंस पॉइंट क्या होगा ग्राउंड, तो रेफरेंस पॉइंट माइनस, ये प्लस माइनस V0 है। और इसी दोनों टर्मिनल के बीच में 6 किलो ओम भी कनेक्टेड है और 1.5, तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी प्लस माइनस क्या होगा V0। इतनी चीजें आप बार बार समझ चुके हो, मैं नहीं। इमिटर और ग्राउंड के बीच में 2 किलो ओम, इमिटर और ग्राउंड के बीच में 0, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इमिटर और ग्राउंड के बीच में कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा 0 रेजिस्टेंस, मतलब इमिटर को सीधे शॉर्ट सर्किट या 0 रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये हो गया। बेस और ग्राउंड के बीच में एक R1, बेस और ग्राउंड के बीच में एक क्या कनेक्ट कर दिया हमने, एक रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट कर दिया। बेस और ग्राउंड के बीच में एक R2 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। बेस और ग्राउंड के बीच में क्या कनेक्ट कर दिया, R2 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर बेस और ग्राउंड के बीच में एक VI लगा दिया, सिंपली बेस को एक्सटेंड किया और एक लगा दिया VI। यहाँ RS नहीं लिया तो यह और सिंपल हो जाएगा एनालिसिस करना है। यहां से जो पूछा है रेजिस्टेंस देखना में लगेगा वही RI है, इन सब ग्राउंड को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो यहां से जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं RI है, यहां से जो आउटपुट रेजिस्टेंस यहां से जो देख रहे हैं वो R0 डैश है,
यहां से जो आउटपुट रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो R0 है और वोल्टेज गेन V0/Vi है, दैट इज वोल्टेज गेन इज V0/Vi, ठीक है ना। वोल्टेज गेन यही ग्राउंड है तो ये प्लस माइनस यही V0 है, वही इसके क्रॉस है, वही इसके क्रॉस, सारे पैरेलल में दिख रहे हैं, ठीक है ना। और ये R पाई इंफिनिटी है, बना दिया। अब देखो कई लोग सोचेंगे ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट के क्रॉस करंट जीरो होती है बेटा, ये मत कह देना कि ये GMV पाई जीरो हो जाएगा और ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा। कि कहीं के लोग सोचेंगे कि यहाँ जब करंट ही नहीं है तो यहाँ कोई वोल्टेज नहीं आएगा, वोल्टेज नहीं आएगा तो GM इंटू V पाई क्या हो जाएगा, जीरो, और ये ओपन सर्किट। कई लोग सोच सकते हैं, बहुत लोग हैं पढ़े हुए, लेकिन देखो ओपन सर्किट के क्रॉस करंट जीरो होती है लेकिन वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, और उस वोल्टेज को हमेशा क्या कहोगे, यही तो रेजिस्टेंस है R पाई जो कि इंफिनिटी है, इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा उसी को कहोगे क्या, प्लस माइनस V पाई। ध्यान रखना यही सब छोटी छोटी चीजें हैं नेटवर्क की जो आप सही से यूज नहीं करते हो, गलती करते हो, इसीलिए क्वेश्चन गलत करके एग्जाम में चले आते हो मुंह बना के, ठीक है ना, कि गलत हो गया भैया, गलत हो गया। कैसे काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा भैया, सही से। ये ओपन सर्किट के क्रॉस करंट गारंटीड है जीरो होती है लेकिन वोल्टेज हमेशा कुछ भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि उसके बाकी की सर्किटरी कैसे काम कर रही है उससे जो अटैच है ओपन सर्किट से, है ना। और शॉर्ट सर्किट के क्रॉस वोल्टेज गारंटीड है जीरो होगा, करंट कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग की बाकी सर्किटरी कैसे काम कर रही है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को ना, ये सब छोटी छोटी गलतियां। अब देखो यहां से जब भी इनपुट रेजिस्टेंस देखेंगे Ri डैश, पहले वही कैलकुलेट कर लेते हैं। Ri डैश जब बेस और ग्राउंड के बीच में देखते हैं यहां से, और अगर इमीटर ग्राउंडेड है तो हमेशा कितना दिखता है, R पाई दिखता है बाय डिफॉल्ट, अभी बताया था Ri डैश इज इक्वल टू R पाई। अगर इमीटर ग्राउंडेड से कनेक्ट है और बेस और ग्राउंड के बीच में राइट हाफ का टोटल नेट इनपुट रेजिस्टेंस देखते हैं तो बेस और ग्राउंड के बीच में टोटल राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस कितना दिखता है, R पाई दिखता है, वही R पाई अभी क्या है, इंफिनिटी। और ये इमीटर पे एक रेजिस्टेंस होता Re, तो ये कितना दिखता, R पाई प्लस बीटा प्लस 1 Re दिखता है। बेस और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का रेजिस्टेंस, अगर इमीटर और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो Re, तो वही बीटा प्लस 1 Re, अगर Re जीरो है तो क्या हो गया, जीरो हो गया, तो नेट रेजिस्टेंस कितना दिखेगा, R पाई के बराबर दिखेगा। सिंपल सी बात, समझ में आई, ठीक है। अब आ जाते हैं बेस और ग्राउंड। बेस ग्राउंड तो यही है, इन दोनों यानी कि बेस और ग्राउंड, ग्राउंड मतलब यही तो टर्मिनल है, यही तो ग्राउंड है। बेस और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस कितना दिखा, इंफिनिटी। तो अब इन दोनों टर्मिनल, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में, यही तो ग्राउंड है, मतलब इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना दिखेगा, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में एक R1 है और इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस कितना, इंफिनिटी। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना दिखेगा, R1 पैरेलल इंफिनिटी, दैट इज R1। अब हमें Ri जो पूछा है, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस, यही पूछा है Ri। इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस पूरे राइट हाफ का कितना दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज Ri। तो इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना दिखेगा, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में R2 कनेक्ट है, इसी टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में R1 कनेक्टेड है, और इसी टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस कितना दिखा, इंफिनिटी। तो ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो Ri comes out to be R1 parallel R2 parallel infinite, that is nothing but R1 parallel R2, क्योंकि इंफिनिटी के साथ किसी का भी पैरेलल लो सेम आ जाता है। तो Ri की वैल्यू जो आपसे पूछी है, that comes out to be R1 parallel R2, कितना आ जाएगा, R1 parallel R2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। Ri डैश इंफिनिटी है, ये मुझे पता है। चाय पी लिया भैया, ठीक है। तो ये सारी चीजें निकाल दी हमने, और Ri डैश या इज इक्वल टू R पाई है, टेंस टू इंफिनिटी, है ना, वैल्यूज लिखते जाते हैं। अब R0 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर लास्ट में वोल्टेज गेन करेंगे। और आपके एग्जाम में वोल्टेज गेन पूछा जाता है, Ri और R0 नॉर्मल नहीं पूछा जाता इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें बीटा इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि बाकी कैलकुलेशन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहीं R पाई होता तो यहां से Ri कितना दिखता, R2 पैरेलल R1 पैरेलल R पाई, दैट इज आंसर हो जाता। R पाई इंफिनिटी है तो इंफिनिटी रख दिया तो R1 पैरेलल R2 आ गया। अब देखो यहां से आउटपुट रेजिस्टेंस R0 डबल डैश मान लेते हैं, क्योंकि R0 डैश और R0 पूछा है तो हम एक नया नाम R0 डैश। यहां से अगर आउटपुट रेजिस्टेंस देखने का क्या मतलब, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ सर्किट का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना दिखेगा इन दोनों टर्मिनल के बीच में, इस टर्मिनल और दूसरा रेफरेंस ग्राउंड, इन दोनों टर्मिनल के बीच में, यही तो ग्राउंड है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना दिखेगा। अगर इमीटर ग्राउंडेड है तो हमेशा कितना दिखता है, इनफाइनाइट दिखता है। R0 डबल डैश इज इंफिनिटी। तो आप देखो R0 डैश क्या होगा, मैं सर्किट नहीं बनाऊंगा,
इन दोनों टर्मिनल, ऑब्वियसली ये टर्मिनल और दूसरा रेफरेंस ग्राउंड है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना दिखा, इंफिनिटी। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में आर नॉट डैश क्या है, इस टर्मिनल और ग्राउंड के रेफरेंस में नेट रेजिस्टेंस, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस, यही तो आर नॉट डैश है। अगर मैं कहूं ये आर नॉट डैश फाइंड करो, मतलब ये आर नॉट डैश जहां से दिखा है इसका टॉप टर्मिनल ये, और दूसरा रेफरेंस क्या हो गया, ग्राउंड तो यही है। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस पूरे लेफ्ट हाफ का दिखेगा वही क्या है, आर नॉट डैश। आर नॉट डैश क्या, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस, और ग्राउंड क्या है, यही। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वही आर नॉट डैश है। इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 1.5, और इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पैरेलल हो गया किसके साथ, 1.5 के साथ। तो नेट रेजिस्टेंस इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या आएगा, इन दोनों टर्मिनल के बीच में 1.5 और इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक इंफिनिटी। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आया, नेट रेजिस्टेंस आया 1.5 किलो ओम पैरेलल विद दिस आर नॉट डबल डैश, या इंफिनिटी 1.5 किलो ओम आ गया। क्योंकि इस पूरे लेफ्ट हाफ को हटा के इन दोनों पॉइंट के टर्मिनल के बीच में हम क्या कनेक्ट कर देंगे, आर नॉट डबल डैश। फिर जब यहां से देखेंगे तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक 1.5 किलो ओम और इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूरा लेफ्ट हाफ हट के क्या बचेगा, आर नॉट डबल डैश। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में दो रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में 1.5 किलो ओम पैरेलल आर नॉट डबल डैश, और आर नॉट डबल डैश इंफिनिटी है। तो क्या हो गया, इंफिनिटी के साथ किसी का पैरेलल सेम हो जाता है 1.5। अब यहां से देखेंगे, यहां से आर नॉट देखने का क्या मतलब, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस, और ग्राउंड यही तो है। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस पूरे लेफ्ट हाफ का थेवेनिन रेजिस्टेंस दिखेगा वही आर नॉट है। तो इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में एक 6 किलो ओम है, इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में एक 1.5 है, और इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ को हटा के एक नेट रेजिस्टेंस कितना है, आर नॉट डबल डैश। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल। तो आर नॉट कितना आएगा, आर नॉट डबल डैश पैरेलल विद 1.5 पैरेलल विद व्हाट, 6, और आर नॉट डैश इंफिनिटी है तो इंफिनिटी के साथ किसी का भी पैरेलल सेम रह जाता तो ये बच जाएगा 1.5 पैरेलल विद 6। दिस कम्स आउट टू बी 9/7.5, निकाल लेना कितना आएगा, है ना, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा किलो, ठीक है। तो आर नॉट की वैल्यू 9/7.5 आ गया, और आर नॉट डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 आ गई। तो जो ये पूछा था आर नॉट डैश, ये आ गया 1.5 किलो, और आर नॉट कितना आ गया, 9/7.5 किलो। अब बच गया वोल्टेज गेन निकालना बच गया, वो भी निकाल लेते हैं, फिर इस लेक्चर को हम क्लोज कर देंगे बेटा। क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको वोल्टेज गेन डील करने आ जाएगा। अब बहुत लोगों को जो लग रहा था, आप ध्यान से देखना, ये रिफरेंस को हम हमेशा माइनस मान सकते हैं, माइनस प्लस। अगर ये प्लस माइनस क्या है, VI है, देखो प्लस माइनस क्या है, VI है। अब अगर ध्यान से देखो ये एक प्लस माइनस VI वोल्ट की बैटरी है। अगर ध्यान से देखिए जो इस ओपन सर्किट के क्रॉस वोल्टेज है, माइनस इंड कहां से कनेक्टेड है, माइनस इंड कनेक्टेड है ग्राउंड से, और ये बैटरी कितने की है, प्लस माइनस V पाई वोल्ट की बैटरी है। अगर माइनस इंड ग्राउंड से कनेक्टेड है तो प्लस इंड कितने वोल्ट से बढ़ जाएगा, V पाई वोल्ट से बढ़ जाएगा। तो प्लस नोड का पोटेंशियल, मतलब प्लस नोड कौन सा है, यही नोड तो है, तो प्लस नोड का पोटेंशियल ये कितना हो जाएगा, V पाई हो जाएगा कि नहीं। अगर ये प्लस माइनस V पाई है और माइनस इंड कनेक्टेड है बैटरी का ग्राउंड से, तो प्लस इंड V पाई वोल्ट बैटरी V पाई वोल्ट से बढ़ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू माइनस इंड 0 है, तो V पाई से प्लस इंड बढ़ेगा, 0 प्लस V पाई कितना हो जाएगा, इस प्लस इंड का प्लस नोड का पोटेंशियल या यही नोड का पोटेंशियल V पाई। देखो ये प्लस माइनस VI वोल्ट की बैटरी है, जो ग्राउंड है वो रेफरेंस है, वही माइनस इंड है। ये प्लस माइनस VI वोल्ट की बैटरी है, माइनस इंड कनेक्टेड है ग्राउंड से, तो प्लस इंड बढ़ जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने से, माइनस, प्लस इंड का पोटेंशियल माइनस के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा कितने वोल्ट से, VI वोल्ट से, और माइनस इंड है कितने पे, 0 पे, तो प्लस इंड बढ़ेगा VI से, तो 0 प्लस VI कितना हो जाएगा, प्लस इंड यही तो है, यही प्लस इंड यही है, इस नोड का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VI। ध्यान से देखोगे तो आप देखो ये कह रहा है, ये VI कह रहा है कि इस नोड का पोटेंशियल, इस नोड का VI है, और ये प्लस माइनस V पाई कह रहा है कि इस नोड का पोटेंशियल क्या है, V पाई है। तो यानी कि VI इज इक्वल टू V पाई है कि नहीं, ध्यान से देखना। ये सब नेटवर्क थियरी आप नहीं अप्लाई कर पाते, इसीलिए ये सब नहीं कर पाते हो। तो ये VI इज इक्वल टू V पाई है, ध्यान से देखो।
वैसे भी देखो ये R2 R1 और ये क्या R पाई आपस में पैरेलल में, क्योंकि इनका एक नोड आपस में कॉमन है और इनका दूसरा नोड भी आपस में ग्राउंड क्या है, कॉमन। तो जो R2 के क्रॉस वोल्टेज होगा वही R1 के क्रॉस होगा, वही R पाई के क्रॉस V पाई होगा। और देखो R2 के पैरेलल में ही लगा है VI, तो VI वोल्टेज है R2 के क्रॉस, यही VI वोल्टेज R1 के क्रॉस और यही VI वोल्टेज क्या है इन दोनों नोड के बीच में, और इन दोनों नोड के बीच में जो वोल्टेज है उसी को तो क्या कह रहे हैं, V पाई। तो V पाई इज इक्वल टू VI है कि नहीं, ध्यान से देखो पैरेलल में सब करेक्टेड है। बस ये थोड़ा सा ऐसे दिखाया गया, इसका ग्राउंड ऐसे दिखाया गया, ये इसको ऐसे भी डायरेक्टली दिखा सकते हैं, यही तो प्लस माइनस V पाई पैरेलल में क्या हो गया, सेम है ना। तो दिखाने का तरीके पे मत जाओ, कैलकुलेट करो। VI इज इक्वल टू V पाई, ये आपको पता होना चाहिए। अब निकालते हैं V नॉट और VI और V पाई में रिलेशन आ गया, आंसर निकाल लेंगे। देखो ध्यान से, ये वाली सर्किट बना देता हूं, सीधे सीधे आंसर है। आउटपुट की सर्किट बना रहा हूं GM V पाई, तो V पाई की वैल्यू VI के बराबर है और VI तो नॉन जीरो नहीं है, तो V पाई भी नॉन जीरो नहीं है, इसलिए GM इंटू V पाई जो करंट सोर्स है वो भी नॉन जीरो नहीं है, ये करंट सोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जो लोग सोच रहे थे वो चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बीटा हाई होने से I भी करंट जीरो हुई है, IC नहीं, और GM V पाई IC करंट को ही रिप्रेजेंट करता है बेटा, ध्यान रखना। तो यही छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हो, अपने आप से मान लेते हो चीजें, है ना। तो ये ओपन सर्किट है, इसने करंट को जीरो किया, V पाई को नहीं, और V पाई नॉन जीरो तो ये करंट एग्जिस्ट करेगी, IC करंट एग्जिस्ट करेगी। डीसी एनालिसिस में भी IC एग्जिस्ट करता था, I भी टेंडिंग टू जीरो था, ध्यान रखना। यहां जो करंट है IC, मैं इस करंट को मान लेता हूं I1 है। अब ध्यान देना, ये वाली करंट को मैंने क्या मान लिया, I1 है, ठीक है। अब देखो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो प्लस माइनस V नॉट है, इसके क्रॉस भी वोल्टेज प्लस माइनस V नॉट है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, प्लस माइनस V नॉट। तो इन दोनों का नेट पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, इस नोड और इस नोड के बीच में इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा, इस नोड और इस नोड के बीच में। तो इन दोनों को हटा के इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट यहां लगा देंगे, इसी नोड और इसी नोड के बीच में कितना 1.5 पैरेलल विद 6 किलो ओम, और इसके क्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो प्लस माइनस V नॉट होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है, और इन दोनों के नेट कॉम्बिनेशन के क्रॉस भी वही वोल्टेज होगा, कौन सा, प्लस माइनस V नॉट। और अगर ये I1 करंट इस डायरेक्शन में है तो इस I1 इंटू R से जो वोल्टेज आएगा वो इस पोलैरिटी प्लस माइनस के साथ आएगा, और वही वोल्टेज प्लस माइनस क्या हो जाएगा, V नॉट हो जाएगा। तो V नॉट कितना हो जाएगा बताओ, I1 इंटू, और ये कैलकुलेशन मैं बार बार कर चुका हूं, 1.5 पैरेलल विद 6, ये आ जाएगा 1.5 पैरेलल विद 6 I1, और I1 की वैल्यू कितने के बराबर है, माइनस IC के बराबर, और IC की वैल्यू कितने के बराबर है, GM V पाई के। तो वैल्यू रख देते हैं, यह आ जाएगा माइनस GM V पाई, क्योंकि I1 इज इक्वल टू माइनस IC एंड IC इज इक्वल टू GM V पाई। तो ये 1.5 पैरेलल विद 6, ये है ना। I1 KCL से क्या है, माइनस IC के बराबर, और IC देखो ये करंट और ये करंट सेम होगी, तो IC इज इक्वल टू GM V पाई, सीरीज में करंट सेम होती है, तो ये आ गया V नॉट, और V पाई की वैल्यू VI के बराबर है, तो यहाँ VI रख दिया 1.5 पैरेलल विद 6, तो V नॉट अपॉन VI आ गया कितना, माइनस ऑफ GM इंटू इसका कितना आया था 9, 6 डेढ़े 9 अपॉन 7.5, इतना आ गया। इसका आंसर निकाल देते हैं। GM की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 80। GM फाइनाइट वैल्यू था, R पाई इन्फिनिटी आया था, है ना। तो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं गेन की, और गेन ही नाम भी पूछा जाता है आपसे। तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 7.5, दिस गेन कम्स आउट टू बी 96। माइनस माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, और कौन सा एम्पलीफायर है, कॉमन इमिटर। इनपुट लगाया बेस पे, आउटपुट लिया कलेक्टर से, इमिटर कॉमन है तो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है, और इसका गेन हमेशा निगेटिव आता है, क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ये गेन तो लाएगा 96 अमाउंट से, एम्पलीफाई तो करेगा, लेकिन साथ में फेज में 180 का शिफ्ट कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, है ना। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं। तो गेन आया कितना, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ये आता आपको कैलकुलेट करने को, दैट इज कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 96। तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूं। तो कैसे डील करना बीटा वेरी हाई को इस क्वेश्चन से मैंने सिखा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मैं गेट का क्वेश्चन लूंगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जिसमें बीटा इज वेरी वेरी हाई वाला पॉइंट दिया गया, तो उसको डील कैसे करेंगे आप सीख जाओगे, आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।